जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बड़े ही बेहतर, शानदार, खूबसूरत से अंदाज में अपनी तैयारी को साथ में लेकर चलते हुए। चलिए, थोड़ी-सी क्लास वैसे ही लेट है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर कभी ये क्लास 5, 7, 10 मिनट लेट हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि मैं ऑफ़िस से जिस दिन लेट हो जाता हूँ, उसी दिन ये क्लास आपकी बस थोड़ी बहुत लेट होती है। बाकी मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई लापरवाही नहीं होती है। तो बगैर देरी किए हुए मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा सैटरडे की क्लास से, परसों की क्लास से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आप बताइए कि जो आर होता है आपका, यानी कि गैस नियतांक, आर है आपका गैस नियतांक, मुझे बताइए इसका मात्रक क्या होता है? गैस नियतांक यानी कि गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है? गैस कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस आपके पास ये रहे, चारों ऑप्शन। ये है आपकी जूल पर केजी, बाकी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जूल पर केल्विन, सी ऑप्शन है जूल पर केजी केल्विन, डी ऑप्शन है जूल केल्विन पर केजी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो हाँ यार, मैं थोड़ा सा लेट कभी कभी हो जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस से आना होता है ना। तो किस दिन ऑफिस से मान लो 8 बजे आ भी गया, तो थोड़ा 5-7 मिनट खाने में लग जाते हैं, क्योंकि लंच के बाद बस इसी टाइम खाना खाता हूँ। क्लास लेने की एनर्जी नहीं होती है बगैर खाना खाए। तो कभी 5-7 मिनट लेट हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया, ताब्रत चौधरी का एकदम बढ़िया जवाब है। सुषमा एकदम बढ़िया आंसर है। पंकज एकदम बढ़िया आंसर है। और बहुत बढ़िया सभी लोगों का आंसर आता हुआ। और मैंने पूछा है इसका मात्रक, तो मात्रक के लिए ज़्यादातर बच्चों का मैं तो देख पा रहा हूँ अभी तक सी आ रहा है। एक दो बच्चों के अलावा उनका बी भी आ रहा है, और अभी एक बच्चे का ए भी आंसर आया है। डी भी एक बच्चे का आंसर आया है, लेकिन 95% सभी दोस्तों का सी आंसर है। बहुत बढ़िया। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी केल्विन। लग रहा है कि हाँ, आप रिवीजन करके आते हैं, और जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो लगता है कि आपकी और मेरी मेहनत एकदम सही दिशा में है। तो अगर आपको याद हो सदियों पुरानी पहली बातें, जिसमें हमने पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण के बारे में, जिसमें हमने देखा पीवी बराबर एम आर टी, पीवी बराबर एन आर डैश या आर बार टी, कुछ भी कहिए आप। अब देखिए, कुछ नियम हमें पढ़ने हैं, तो आज हम उन नियमों से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला नियम है बॉयल का नियम। पहला नियम है बॉयल का नियम, यानी कि बॉयल्स लॉ। अब देखिए, इसका स्टेटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट रट्टा मारने से बचेंगे और हम उसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैस की अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। आपको दाब का पता होना चाहिए, आपको आयतन का पता होना चाहिए, आपको ताप का पता होना चाहिए। ये तीन मेन है। बाकी नंबर ऑफ मोल्स, अणुओं की संख्या, उसका द्रव्यमान और आर के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इन तीनों पर तीन ही नियम बनाए जाते हैं। पहला नियम है आपका बॉयल का नियम। अब तीनों नियमों को बनाने का आधार क्या है? तो आधार है कि या तो, मतलब समझ रहे ना आप, कि एक गैस है और उस गैस के साथ कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन कोई सी एक चीज कांस्टेंट है, कोई सी एक चीज नियत है। तो बॉयल के नियम में हम ताप को नियत रखते हैं, यानी कि आप गैस के साथ चाहे जो करो, आप चाहे जो करो, तापमान को क्या रखना है? आपको नियत रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो आप कहेंगे कि सबसे जरूरी बात है, बॉयल के नियम में क्या होता है? ताप जो रहता है, यानी कि टेम्परेचर जो रहता है, इसको हमें नियत रखना है, यानी कि फिक्स रखना है, इसकी वैल्यू को नहीं बदलना है। अब अगर टेम्परेचर नियत है, तो मुझे बताइए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आप लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से, इसके स्टेटमेंट तक लेकर जाऊंगा मैं आपको रटाने से बचाऊंगा। आदर्श गैस समीकरण से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन,
देखिए एक बार, आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, तो हम m के टर्म में लिखें पी वी बराबर एम आर टी। अब अगर तुम इस पे बॉयल का नियम लगाओगे तो देखो एक बात याद रखना, तुम गैस के साथ चाहे जो करो भाई, मानो तुमने 2 किलो की गैस किसी डब्बे में बंद कर दी, अब तुम उसको घटाओ चाहे बढ़ाओ, भाई पहली बात तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, वो 2 की जगह 4 किलो की थोड़ी हो जाएगी। तो ये तो अपने आप ही नियत रहता है, ये तो अपने आप ही नियत रहता है। मैं सी लिख देता हूं इसके नीचे। अच्छा, आर क्या होता है? नियतांक, जो कि गैस के बदलने पे ही बदलता है। गैस को दबाने या खोलने से नाइट्रोजन की हाइड्रोजन तो नहीं हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नियत रहेगा। इसको तुमने नियत किया, इसको तुमने नियत कर दिया, तो सब कुछ नियतांक हो गया। देखो नियतांक का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 6 हो गई, तो इनके गुणा करके जो आएगा वो भी तो एक नियतांक ही आएगा। हमेशा याद रखना, नियतांकों की गुणा करके हमेशा नियतांक आता है। तो अगर ताप नियत है तो समीकरण बनेगा पीवी बराबर नियतांक, पीवी बराबर कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। तो बॉयल के नियम में क्या याद रखना है? देखिए इतनी लंबी कहानी इसलिए है, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बॉयल का नियम में ताप नियत रहता है और आदर्श गैस समीकरण से हम ये निकालते हैं पीवी बराबर नियतांक। ठीक है, आशा करूंगा ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज चाहे आप ना भी याद रखें, बट आप अगर इसको तरीका सीख लेंगे तो ये निकालना सीख जाएंगे। मतलब हमारे काम की जो चीज है इसमें, एक तो ये है और एक ये है। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ? देखिए इसको कहने का मतलब पता है क्या होता है कि P गुणा V बराबर नियतांक। इसको कहने का मतलब ये होता है कि P व्युत्क्रमानुपाती है V के। इस बात को कहने का ये मतलब होता है। कैसे होता है उसे निकालना सीखो। देखो नियतांक का मतलब कोई कांस्टेंट है, C कह लो, K कह लो, जो तुम्हारा मन करे, कांस्टेंट तो कुछ भी दे दो। तो अगर तुम यहां से P की वैल्यू निकालोगे K/V, और तुम्हें पता है कि जब तुम बराबर का निशान और कांस्टेंट को लगाते हो किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, अगर तुमने पहले ध्यान से पढ़ा हो, अरे कोई बात नहीं यार, 3 दूनी 6 36 होगा, तुम इसी पे लड़ रहे हो, कोई बात नहीं यार, देखो मैं देख रहा हूँ 36 होगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से माना है, तुम इसको कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तुम इसको लगाते कैसे हो? तुम क्या करते हो, जब ये स्टेटमेंट दिया होता है तो तुम कहते हो इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, इसको बराबर में बदलने के लिए कांस्टेंट हमें लाना पड़ता है। ये चीज हमने पहले सीखी थी। अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आती है तो कोई समस्या नहीं है, तुम इतना याद रखो कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P व्युत्क्रमानुपाती होती है V के। ठीक है, चलिए ये भी आसान है याद रखना। एक अगली चीज और देखो कि इसको लिखने का मतलब क्या होता है। P अगर V से उल्टा संबंध रखती है तो इसका अर्थ है कि P1/P2 बराबर, ये V उल्टा है ना, नीचे है, तो 1 के सामने 2 लिखोगे और 2 के सामने 1 लिखोगे। ये है काम की बात, ये है सारी की सारी काम की बात। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका बॉयल का नियम। और बॉयल के नियम में याद रखने लायक जो चीजें हैं वो मेरे हिसाब से तो सिर्फ देखिए एक चीज है, क्या, कि बॉयल के नियम में तापमान नियत रहता है। अगर तुम्हें ये याद हो गया, इसको निकालना सीख जाओगे, ये इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो आसान है, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया। हम, चलो एक बार थम्स अप करेंगे। आपने यांत्रिक ऊर्जा नहीं पढ़ाया है, अरे यार क्वेश्चंस में करवाया तो था भैया। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। चलो तो यहां तक आप चीजों को समझ जाएंगे। अब देखो, अगर पेपर बहुत अच्छे स्तर का बनता है, हालांकि आपके स्तर पे इससे कोई न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि चलो पेपर बहुत अच्छे स्तर का बन गया, अगर एक न्यूमेरिकल भी आ गया तो वो क्या कहेगा, प्रश्न में कहेगा कि तापमान को नियत रखते हुए, तापमान यानी कि
टेम्परेचर को नियत यानी कि कांस्टेंट रखते हुए, तापमान को नियत रखते हुए किसी गैस का दाब जब 1 पास्कल है तो उसका आयतन मान लो 5 मीटर क्यूब है। ये कह रहा है अगर उसका दाब बढ़ाकर 10 पास्कल कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब आपको इतना आना चाहिए कि भाई बॉयल के नियम में तो ये चीज आ रही है, इसका मतलब है P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1। तो कैसे लिखेंगे आप P1 बटे P2 यानी कि 1 बटे 10 बराबर V2 बटे V1, V2 बटे और V1 कितना है 5। तो इससे कितने बार कट जाएगा 2 बार। तो V2 की वैल्यू 2 नहीं आई है, V2 की वैल्यू आई है 1 बटे 2, 1 बटे 2 मीटर क्यूब। अब ऑप्शन में अगर 0.5 दे तो 0.5 लगा दो, ये दे तो ये लगा दो। अब बताइए क्या आपको ये समझ में आ गई बात कि अगर एक सवाल इससे बना, कोई न्यूमेरिकल बना तो इस स्तर का बन सकता है। बस वो क्वेश्चन में आपको ये चीज दे देगा। भाई नियत टांका क्या होता है, ये नायक जी पूछ रहे नियत टांका। फिर दोस्त नियतांक होता है। और अभी तक अगर तुम नियतांक को नहीं समझे हो तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम शुरू से देख रहे हो, तुम चीज़ों को शायद बीच से जोड़ो। एक बार शुरू से जोड़ो, शुरू से। नियतांक होता है एक नियत अंक, एक ऐसा अंक जो हमेशा नियत रहेगा। ठीक है भाई विकास राठौर जी, उसको आगे कवर कर देंगे। 2 टॉपिक आपके रह गए, एक फ्रिक्शन है और आप एक जो बता रहे हैं वो है। चलिए, आशा करूंगा कि आप अगर बॉयल के नियम से कोई सवाल आता है तो उसको बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है भाई। अब देखो हमें 3 नियम पढ़ने हैं, 3 नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो वो प्रेशर को नियत करेगा, एक बार वॉल्यूम को, एक बार टेम्परेचर को, यानी एक बार दाब को, एक बार आयतन को, एक बार तापमान को। तो तापमान को नियत करेगा तो किसका नियम हो गया? बॉयल का। अब याद कैसे रखेंगे भाई? जुगाड़ क्या होगा? जुगाड़ ये होगा कि बॉयल माने क्या होता है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ हमेशा, उबालना। और उबलने का संबंध किससे है? टेम्परेचर से है। तो बॉयल माने उबालना, उबालने में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एक बार। अगला देख लेते हैं एक बार। बॉयल के नियम के बाद आप सभी ने अवश्य पढ़ा होगा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यानी कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब मेरे हिसाब से अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसमें आपको बस इतनी सी जानकारी होनी चाहिए कि चार्ल्स लॉ में क्या नियत रहता है। चलो वो मैं बता देता हूं कि चार्ल्स लॉ में हम दाब यानी कि प्रेशर को नियत रखते हैं। ठीक है, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर को नियत कर देंगे। अब शायद आप सारा का सारा खुद बना सको। कैसे? देखिए प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो आइडियल गैस इक्वेशन से अगर आप देखें तो क्या बनेगा? पीवी बराबर एमआरटी। अगर ये तो दोनों ऑलरेडी नियत हैं, ये तुमने नियत कर दिया, तो कौन बचे? वी और टी। तो वी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा टी के। अगर इसमें सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएं, केवल 2 चीज बचे, तो हम ऐसे लिख देते हैं। इस बात का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है भाई V1 बटे V2 बराबर, अगर ये सामने है तो ऐसे सीधा सीधा रिलेशन लिखोगे। अगर ये उल्टा होता है तो उल्टा रिलेशन लिखो, 1 के सामने 2, 2 के सामने 1। लेकिन अगर सामने है तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। ये हो गया बड़े आराम से। ठीक है, अच्छा आगे अगर इससे कोई सवाल आया तो देखिए किस प्रकार से सवाल आएगा। देखिए एक बार आप अगर पेपर मुश्किल बना, वैसे तो आपके स्तर पे मुझे नहीं लगता कि हाँ सवाल पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नोट एक साथ करना, पहले सुनिए। वो बोलेगा कि किसी गैस के दाब को नियत रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, मैं यहाँ PR लिख देता हूँ आप समझ जाएं, दाब को नियत रखते हुए किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन, V1 का मतलब है पहला आयतन, किसी गैस का आयतन 1 मीटर क्यूब से मान लो 5 मीटर क्यूब कर दिया जाता है। पहला 1 मीटर क्यूब है, जो बाद में हो उसको 2 मान लेना।
वो देगा कि 1 मीटर क्यूब पर जो उसका तापमान था वो मान लो है 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा मान लो ऐसे लेते हैं और अच्छा बनाते हैं इसको कि मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 मीटर क्यूब पर कितना तापमान होगा। ये 1 और 2 सब मैंने माने हैं अपने। 1 क्या है पहला और 2 क्या है दूसरा वाला। ठीक है, अब देखो एक काम जरूर कर लेना कि जब भी तुम आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करो या इस पूरे चैप्टर में तापमान का इस्तेमाल करो, तो टेम्परेचर को ना केल्विन में लगाना, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे होते हैं और एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है, क्या होती है, केल्विन होती है। तो क्या इकाई होती है, केल्विन। 27 में कितना जोड़ देंगे आप, 273, तो केल्विन में हो जाएगा 300। अब करो आंसर। तो क्या कहेंगे कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला है V1/V2 बराबर T1/T2। तो V1 की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 1, और V2 की वैल्यू 5। T1 की वैल्यू 300 रखेंगे और T2 की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। तो T2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। 300 में 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 और आंसर आ जाएगा आपका केल्विन में। ये लो, आंसर आ गया 1500 केल्विन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी संडे पेपर में आया था, इस बार गलत हो गया था बट अब गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर 273 कैसे जोड़ दिया, संदीप मेरे भैया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने पिछली चीज़ों को क्लियर नहीं किया है। देखिए मुझे बताने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर आपका एक डाउट आया है तो फिर आपके और भी डाउट बचे हुए होंगे, और भी डाउट आएंगे अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, जो बीच में से जुड़ते हैं बीच में से मत जुड़िए, या जो शुरू से तो जुड़े हैं पर रिवीजन नहीं करके आते हैं तो प्लीज़ रिवीजन करके आइए। ऐसी बातें पूछना यहाँ पे कि ये यहाँ से कैसे आया, सिर्फ ये दिखाता है कि या तो आप बीच में से जुड़े हैं या आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करके आ रहे। ठीक है, चलो प्रोजेक्टाइल भी करा दूंगा भाई मैं, विकास अगर रह गया है तो मैं नोट कर लेता हूँ आपके तीनों टॉपिक। फ्रिक्शन है, आपके द्वारा बताया गया है, प्रोजेक्टाइल। एक बार थम्स अप करेंगे इसके लिए अगर आपको समझ में आ गया। बस, अच्छा चलिए, सेंटीग्रेड में, अब अगर आप मुझसे कह रहे हो कि सेंटीग्रेड में ही सॉल्व नहीं कर सकते क्या, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पूछने की बात है, ये कोई पूछने का सवाल है। क्योंकि अगर कर सकते तो भैया मैं खुद ही बताता, मैं केल्विन से क्यों कराऊंगा, केल्विन से तो फिर गलत आ रहा होगा आंसर, अगर मैं केल्विन से गलत करा रहा हूं तो। सेंटीग्रेड से बताया था मैंने साथ के साथ, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो। मैंने बताया कि भैया सेंटीग्रेड ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होती है केल्विन। तो केल्विन में काम करना पड़ेगा आपको। आप इसका मात्रक, आप आयतन रख रहे हो मीटर क्यूब में, यानी एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में तो मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी होता है, केल्विन में होता है। अगर आप यहाँ एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ भी एसआई सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा। जो आपको पुराना जिसको क्लियर है ना, जिसको अच्छे से रिवीजन है, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस भी भाई बहन को दिक्कतें आ रही है ना हल्की फुल्की, आप एक बार थोड़ा पहले पिछले सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो। चलो बहुत ही बढ़िया। एक अब कह रहे, एक कह रहे थे भैया ये तो बड़ा चैप्टर है भाई मेरे, मैं क्या इसको बताऊँ छोटा कर दूं, बोलो कम कम पढ़ा दूं, अगर पेपर में आ गया तो क्या होगा भैया, जिसमें जितना समय लगना है वो तो उतना लगेगा। ठीक, चलिए तीसरा आप देखेंगे, आप तीसरा आप देखेंगे, तीसरे का मतलब है गैलू-सैक का नियम। गैलू-सैक का नियम यानी गैलू-सैक लॉ। अब देखेंगे आप गैलू-सैक लॉ। तो गैलू-सैक में क्या बचा, आयतन बचा। अब की बार हम क्या नियत कर देंगे, आयतन नियत कर देंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, नियत कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा,
फॉर्मूला बनेगा, अगर आप आयतन को कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, आदर्श गैस समीकरण कहता है पीवी बराबर एम आर टी। ये दो ऑलरेडी ये दो कांस्टेंट हैं, आयतन कांस्टेंट तुमने कर दिया, तो क्या कहोगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस बात का सीधा मतलब है कि P1 बटे P2 बराबर होना चाहिए T1 बटे T2। और शायद अब समझने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी कि अगर क्वेश्चन आया तो ये कहेगा कि मानो किसी गैस का 1 पास्कल दाब पर, एक ये कुछ भी डेटा हो सकता है, मैं जस्ट अपनी तरफ से मान रहा हूं, किसी गैस का 1 पास्कल दाब पर तापमान जो है वो मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा, ठीक है। और वो कहेगा कि हमने इसका दाब बढ़ा के कर दिया 7 पास्कल, तो इसका तापमान बताओ। और कंडीशन दे देगा, शर्त दे देगा कि इसमें हमने आयतन को यानी वॉल्यूम को, आयतन को नियत रखा है, वॉल्यूम को यानी कि आयतन को नियत रखा है। तो जैसे आपको पढ़ना पसंद हो वैसे कर लो। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं तो रट दूंगा, तो चाहो आप ऐसे रट दो, इसको रट दो, और आप कहो ना भैया मुझे तो ये वाली चीज़ सही है लगती है कि मैं आदर्श गैस समीकरण याद रखूंगा और यहाँ देख लूंगा आयतन नियत है, ये दोनों नियत हैं, ये फॉर्मूला बन गया 1/1 2/2, खत्म कहानी, ठीक है। चलो तो 1/1 2/2 कर दो। कैसे करेंगे आप देखेंगे आप एक बार कि P1/P2 यानी 1/7 बराबर T1/T2। अब T1 किस में लगाओगे, फिर से केल्विन में, तो 300 केल्विन हो जाएगा ये बटे T2। तो T2 आ जाएगा आपका 3 7 21 2100 केल्विन। हो सकता है कि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दे, देखो ऑप्शन ऐसे दे सकता है, ए ऑप्शन दे देगा 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिल्कुल जरूरी है कि वो दे सकता है। मान लो बी ऑप्शन दे देगा आपको इसमें से 273 घटा के जो आंसर आ रहा होगा, 273 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 173 बचेंगे, इधर 1800 बचेंगे और 1827 इतना आ जाएगा ना। एक बार चेक करो, हो सकता है ये ऑप्शन रहे 1827 डिग्री सेंटीग्रेड, या सी ऑप्शन देगा 1827 केल्विन, या डी ऑप्शन देगा 2000 केल्विन। तो ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है आपका आंसर। एग्जाम में अगर मान लो 2100 केल्विन आया तो आप तुरंत ये लगा के आ जाओगे, जबकि ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। क्या 2100 केल्विन कहीं नजर आ रहा है, नहीं, इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करो भाई, 1827 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब देखो 1827 केल्विन भी दे सकता है, इसलिए ऑप्शंस को एक बार ध्यान से लगाना है बस, ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है चीजों का, चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। चलो, आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें बढ़िया समझ में आ गई होंगी। सर 27 डिग्री को 27 केल्विन दिया हो तो भाई 273 माइनस कर दो, इसमें से जो भी दे तुम 273 माइनस कर दो, फिर माइनस में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दूसरा टेम्परेचर भी माइनस में आ जाएगा। कल्याण सिंह पूछ रहे हैं पीवी बराबर एनआरटी है कि पीवी बराबर एमआरटी। आज मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप सब लोग शायद, या तो इसमें बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सबने रिवीजन नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है या एमआरटी होता है। अगर आप शायद ढंग से पढ़े हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया अमित, आप जो पढ़ाते हैं वो एकदम दिमाग में घुस जाता है, वेरी गुड। कोई बात नहीं विकास, जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक कहीं से बीच में मिस हो गए वो अवश्य करवा दिए जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। 1827 केल्विन नहीं होगा, डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ दो केल्विन आ जाएगा, केल्विन में से माइनस करो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है भैया, एक बार प्लीज थोड़ा सा अगर आपको नहीं इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं
तो फिर एग्ज़ाम में आप निश्चित तौर पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो 2 दिन पहले पढ़ाई हैं वो चीज़ें, 3 दिन पहले पढ़ाई हैं, और एग्ज़ाम तो अभी 2 महीने बाद होना है। तो एक बार फिर से आप अच्छे से रिवीजन करके आओ, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा आधा घंटा लगाया इन चीज़ों पे। चलिए शुरू करते हैं। सबको सब कुछ क्लियर हो गया, और ये हो गए आपके तीनों नियम। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और उसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म मानेंगे हम, और वो है आपका थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार। अगर आप केवल कांस्टेबल का पढ़ रहे होते तो शायद मेरे लिए ये चैप्टर बस 1 दिन का था। ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आप अगर किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो वस्तु फैलती है। कोई भी वस्तु गर्मी पाकर फैलती है, और वस्तुओं में शामिल हैं धातुएं। हर एक वस्तु नहीं, जैसे लकड़ी नहीं फैलेगी गर्मी पाके, लेकिन अगर आप लोहे को गर्म करेंगे, अगर आप अ, अगर आप मान लो कॉपर को गर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये फैल जाएगा। इसी को कहते हैं हम ऊष्मीय प्रसार। फिर यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में आपके कुछ क्वेश्चन तो पॉइंट ही छपे थे। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यूपी रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन एग्जाम दिया और आप बढ़िया उससे संतुष्ट हैं। तो हम कहेंगे कि कोई भी धातु, इसकी परिभाषा बनेगी कि कोई भी धातु ऊष्मा पाकर फैलती है। कोई भी धातु ऊष्मा पाकर फैलती है, यानी कि एवरी मेटल एक्सपेंड्स अपॉन हीटिंग। एवरी मेटल एक्सपेंड्स अपॉन हीटिंग। कोई भी धातु ऊष्मा पाके फैलना शुरू कर देती है। चलिए ठीक है। अब फैलने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान के चलिए, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक बहुत ही पतली, बहुत ज्यादा पतली एक तार है। ये मान लो मेरे पास एक बहुत पतला तार है, जिसकी लंबाई तो ठीक ठाक है, जिसकी मान लो लंबाई तो अच्छी खासी है L, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो ना के बराबर है। यानी ये मानो कि अगर मैं इस पे एक चींटी को छोड़ दूं तो चींटी ऐसे चल ही नहीं सकती। चींटी बस 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 और बस सीधी चलेगी। अब चींटी कितनी दिशाओं में चल सकती है इस पर? क्या वो ऐसे चल सकती है? और ये बहुत पतला है तो बिल्कुल नहीं चल सकती। क्या चींटी इस पर ऊपर नीचे चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। क्या चींटी इस पर आगे पीछे चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। तो चींटी आगे पीछे को हम एक दिशा लेंगे। ये पूरी एक दिशा है, ये पूरी एक दिशा है, ये पूरी एक दिशा है, यानी ऊपर नीचे एक ही दिशा है। तो हम कहते हैं इसको, एक ही दिशा को हम कहते हैं रेखा यानी लाइन। कुछ लोगों को जाने क्या याद आ गया होगा रेखा से। रेखा का मतलब होता है रैखिक। रैखिक का मतलब जो एक ही दिशा में हो, जो 2 या 3 दिशाओं में ना हो। तो अगर मान लो इसको हम गर्म करेंगे तो ये किस दिशा में फैलेगा? मेरे कहने का ये मतलब था, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये ऐसे ही फैलेगा, ये लंबाई होगा। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक प्रसार। ठीक, प्रसार में नंबर 1 डालेंगे हम, रैखिक प्रसार। रैखिक प्रसार यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। और जितना इसमें कुल जरूरी है बस वो पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए, लीनियर एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई बढ़ रही है। मान लो इसकी लंबाई पहले L थी, और अब ये लंबाई बढ़ के कुछ हो गई। भाई अब तो इसकी लंबाई इतनी है, तो इसको चाहे तुम जो नाम दे लो। मान लो मैं दे लेता हूं बड़ा L, कि भाई ये इसकी पहली लंबाई है, और हमने इसको गर्म किया तो इसकी लंबाई ये हो गई। ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हर एक तार, मान लो मैंने इसको टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 20 क्या तुम 50 कह लो, तुम 50 कह लो, भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने दिया इसको टेम्परेचर। तो मुझे ये बताओ कि क्या अगर तुम कॉपर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड दो, और लोहे को भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड दो, सोने को भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, और तार तीनों की लंबाई शुरू में बराबर थी, क्या तीनों कम ज़्यादा फैलेंगे या सब बराबर बराबर फैलेंगे? बताइए। अब ये कहेंगे कि यार हो सकता है सोना जो है वो बहुत हल्का है तो वो ज़्यादा फैल जाए, लोहा जो ज़्यादा मजबूत है वो कम फैलेगा। तो हर एक तार कम ज़्यादा फैलता है। अब ये बताइए
कि इस बात का ध्यान कौन रखता है। तो जब भी सब कुछ समान रहे लेकिन फिर भी परिणाम बदल के आते हैं, तो हम किनको लेके आते हैं? गुणांकों को, कोएफिशिएंटों को। किसी भी गुणांक का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो ये ख्याल रखें कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कम परिवर्तन हो जाएगा अगर हम तार को बदल दें तो इसको हम बोलते हैं अ, एक गुणांक लेके आते हैं जिसका नाम है अल्फा, और अल्फा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि रैखिक प्रसार गुणांक। रैखिक प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो सिर्फ ये बताएगा कि भाई ये तार कम फैलेगा या ज्यादा फैलेगा। जैसे किसी का मान लो अल्फा की वैल्यू 5 है। अब मैंने तुम्हें ना तार नहीं दिए, मान लो एक बक्से में तार बंद है, वो मैं नहीं दिखा रहा कौन से तार हैं। इंजीनियरिंग में ऐसे ही चलता है, साइंस में ऐसे ही चलता है कि आपको ना नंबरों के सहारे काम करना पड़ता है। भाई मान के चलो आप एक इंजीनियर हैं, आप बैठे हुए हैं कहीं, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है मुंबई में, तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि वहाँ कौन सी धातु लग रही है, आप देखने थोड़ी जा रहे हैं। आपको नंबर्स मिलेंगे कि भाई साहब वहाँ ना बहुत गर्मी पड़ती है। कोई आपसे पूछेगा कि सर ये बताओ वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, आप ये बताओ मैं पटरियाँ वहाँ किस चीज़ की बनाऊँ? क्या मैं वहाँ पटरियाँ स्टील की बना दूँ या मैं पटरियाँ वहाँ एल्यूमिनियम की बनाऊँ? तुम कहोगे यार अगर गर्मी पड़ती है तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो पटरियाँ फैलेंगी, और फैलने पे तो हो सकता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएँ। तो तुम एल्यूमिनियम की मत बनाओ भाई, स्टील की बनाओ। या बिजली के तार किसके बनाएँ? तुम हमेशा ऐसा मटेरियल चुनोगे जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कैसा हो, कम से कम हो। तो तुम कहोगे ऐसा तार लो जिसमें अल्फा की वैल्यू कम हो। खत्म बात। भाई मान लो आपके नीचे वर्कर है कोई, वो बेचारा क्या जाने कि कौन ज़्यादा फैलेगा कौन कम। उसको तो तुम वैल्यू बता दो, अल्फा की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा हो भाई उसको ले लो, खत्म। तो ये बातें होती हैं, इसलिए हम गुणांक लाते हैं। यहाँ हमने इस टॉपिक को पढ़ा ही इस चीज़ के लिए है, केवल इसके लिए। आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो भाई आप कहोगे इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, एक बार विकास राठौर जी आप अपना नंबर दे दो भाई, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। हरीश, इनका नंबर आए तो एक बार ले लेना, इनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या इतना आपको समझ में आ गया कि क्या होता है रैखिक प्रसार और क्या होता है रैखिक प्रसार गुणांक। अब देखो इसका उदाहरण भी आप देखते हैं, नोट भी करते रहो, सुनते रहो। आपने देखा होगा रेल की पटरियों के बीच में ना हमेशा गैप छोड़ा जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो जो रेल की पटरियां होती है ना, उनके बीच में हमेशा क्या रहता है? गैप। गैपिंग बिटवीन रेल्स। गैपिंग बिटवीन रेल्स। देखें एक बार, एक्चुअल डायग्राम मिल जाए तो। ये देखिए, ये ना रेल की पटरियों के बीच में ना थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? ताकि गर्मी पड़े और जब इनका एक्सपेंशन हो तो ऐसा ना हो, अगर तुमने ऐसा बना दिया तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। अगर एक्सपेंशन होगा, ये प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि भाई कितना मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाएगा, भाई 50 चला जाएगा, ठीक है, तो 50 पे इतने से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में ये मिल जाएंगे। ठीक है, विकास राठौर का एक बार नंबर ले लो, इनकी कोई समस्या हो तो समाधान करवा देना। ये हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ जो रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है, तो वो इसीलिए छोड़ी जाती है, पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ना। इसके नीचे लिख लेना चाहे इसे आप, पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ा जाना, ताकि जब ये फैलें तो कोई समस्या ना आए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार नोट करेंगे और थम्स अप कर देंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया और हमने नोट भी कर लिया।
चलो बहुत बढ़िया, सभी को ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा आगे चलें। अब देखिए ये तो हो गई तार की बात। अगर हम देखें, मान के चलो अगर मैं आपको एक शीट दे देता हूँ, एक जैसे एक कागज है, ये एक शीट है, ये एक कागज है जिसकी कोई मोटाई नहीं है। अगर मैं इस पर एक चींटी छोड़ूंगा तो चींटी कैसे चलेगी बताइए? चींटी चलेगी या तो ऐसे चल सकती है या ऐसे चल सकती है, यानी दो दिशाओं में। तो देखो जब एक दिशा होती है ना उसको बोलते हैं रैखिक, जब दो दिशाएं होती हैं तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब की बार किस तरह का प्रसार पढ़ेंगे हम? क्षेत्रीय प्रसार, और आप कहोगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी कि एरियल या कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ऐसे कह दो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, पहले क्षेत्रीय प्रसार पढ़ लेते हैं ना, गुणांक बाद में पढ़ेंगे। यानी कि एरियल एक्सपेंशन, गुणांक को बाद में परिभाषित कर लेंगे। एरियल एक्सपेंशन, अब देखिए क्या होता है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का मतलब है कि मानो ये मेरे पास एक शीट थी, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और ये बढ़ के क्या हो गई, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ये मतलब इसका साइज बढ़ गया, इसकी लंबाई भी बढ़ गई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। तो ये होता है आपका क्षेत्रीय एक्सपेंशन। अब यहां से क्या पूछा जाएगा कि इसका गुणांक क्या होता है? तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है, केवल गुणांक पूछा जाएगा यहां से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जो है ये क्या हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं हम बीटा। बस इतना याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हो गया बीटा, और बीटा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? बीटा की यूनिट भी हो जाएगी, बीटा का मात्रक भी हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बस डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। चलो अब देखो दो हो गए, तीसरा क्या बनता है? अगर मान लो हम ये है, इसको मैं थोड़ी सी हाइट दे दूं, अगर मैं इसको हाइट दे दूं तो क्या होगा? अब मान लो ये पूरा हाइट बन गई तो एक डब्बा बन गया। अब वो चींटी कहाँ कहाँ चल सकती है? ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। तो अब ये 3 डायमेंशन में हो गया। और 3D को बोलते हैं हम आयतन यानी वॉल्यूम। तो हम क्या पढ़ते हैं? आयतन प्रसार। हम पढ़ते हैं आयतन प्रसार यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। और वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब कोई 3D चीज एक्सपेंड हो रही है। 3D में मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्यूब या क्यूबॉइड रहेगा। तो एक क्यूब को एक्सपेंड कर देंगे, ये आपका क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, जिनको हम घन या घना आप कुछ भी कह सकते हैं जो आप चाहें। और इसका साइज मान लो बढ़ रहा है, पहले इसको मैं कॉपी कर लूँ। अरे ये मानो इसका साइज ऐसे बढ़ा, ऐसे करके और बढ़ा लेते हैं, ये कलर कर लो अलग। ये देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका साइज किस प्रकार से बढ़ा है, ठीक है। तो एक छोटा क्यूब क्या बन गया? बड़ा क्यूब बन गया। तो यहाँ पे अगर तुम डिफाइन करोगे तो आप क्या कहोगे कि भाई यहाँ पे आएगा आयतन प्रसार गुणांक। अब चीज़ों को आप समझने लगे होंगे, शायद ना ज़्यादा आपको मशक्क़त की ज़रूरत, ना ज़्यादा मुझे ज़रूरत। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और उसको कहते हैं हम गामा। गामा, गामा का मात्रक भी, गामा की यूनिट भी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ही होती है। तो तीनों मात्रकों की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ही रहेगी, ठीक है। अब देखो एक बहुत बेहतर बात, क्या पूछा जाता है पेपर में? पूछा जाएगा, आप नोट डाल के लिखेंगे कि अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन होगा अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। हो सकता है कि मैंने जो आपको इतनी कहानी बताई है ना, ये सिर्फ इसलिए बताई है, एक तो इनकी यूनिट, तीनों की यूनिट, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है, बस इससे कुछ नहीं पूछेगा आपसे, केवल ये चीज पूछेगा अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है। और देखो जब अल्फा बीटा गामा एक साथ दे तो ये समझ जाना, और ऑप्शन ऐसे हो 1 2 3 3 2 1, तो समझ जाना वो इस चैप्टर की बात कर रहा है। हालांकि अल्फा फिक्स नहीं है कि यही होता है, अल्फा हर चैप्टर में कुछ अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर तीनों एक साथ दे
और ऑप्शन दे 1 2 3 3 2 1 तो समझ लेना फिर वो ऊष्मा के चैप्टर की बात हो रही है, हीट के चैप्टर की बात हो रही है। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि देखिए अल्फा होता है रैखिक यानी एक दिशा में, बीटा होता है 2 दिशा में और गामा कितनी दिशाओं में होगा? 3 दिशाओं में। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:3। तो एक बार सभी दोस्त मुझे थम्स अप करेंगे कि हाँ, हमें यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया और हम समझ गए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर केल्विन यूनिट हो सकता है बीटा या अल्फा का? ये अच्छा सवाल पूछा है, बिल्कुल हो सकता है भाई। आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिखें या फिर आप डिग्री केल्विन इनवर्स लिखें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका, लेकिन पेपर में कोई एक देगा, है ना? पेपर में सेंटीग्रेड इनवर्स ही देता है। यहाँ केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं आप चाहें तो, बाकी पेपर में आपको कोई एक यूनिट मिलती है। एक बार सभी थम्स अप करके पुष्टि करें कि हाँ, हमें ही समझ में आ गया और हमने नोट भी इसको कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपकी क्लास यहाँ, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया जिसको आप कह रहे थे कि ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। देखो भाई, जो जितना बड़ा है, और कांस्टेबल के स्तर पे आप देखें, मैंने यूपी पुलिस में पढ़ा है, वहाँ मात्र 1 दिन लिया, शायद किसी में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन चला जाता है, इसमें 2 भी दिन पूरे नहीं लगते। लेकिन आपके यहाँ पे हैं ही ज़्यादा चीज़ें, और इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक आधा टॉपिक कहीं मिस हो जाता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब हम अंत तक होंगे फिजिक्स के में, तो बीच का कोई छोटा मोटा टॉपिक कभी रह भी जाता है तो या तो मैं उसको खुद ही देख लेता हूँ या आप कभी बता देते हैं। और ऐसा 100 में से केवल 2 या 3 टॉपिकों के साथ होगा, मोर फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ नहीं लाता जिसमें टॉपिक लिखे हुए हों। तो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 2-1 टॉपिक मिस हो जाते हैं, परंतु आप बच्चे उसको बता देंगे या बाद में मैं भी उसको बता दूंगा। तो या तो मैं आपके बताने पे करवा दूंगा या सबसे लास्ट में जब एक लास्ट क्लास होती है तो मैं उसमें सारा देख लेता हूँ, कोई टॉपिक तो नहीं बच गया। वैसे तो आप सभी लोग ही उसको बता देते हैं, जैसे एक भाई ने अभी बता दिया था। तो एक काम कर लेते हैं, कल करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, और परसों को पहले मैं आपको सारे बचे हुए टॉपिक ही करवा दूंगा। जैसे फ्रिक्शन बच गया है, आपने सही याद दिलाया, और एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल रह गया है, वो दोनों टॉपिक कर लेंगे। और फिर उसके बाद 1-2 टॉपिक जो बचा हुआ होगा मैं आज उसको खुद देख लूंगा। फिर हम अगली क्लास तभी शुरू करेंगे जब सारी पेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आशा करूंगा कि सब कुछ बेहतर समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। लिखवाने को तो मैं डायरेक्ट आपको इन्हें लिखवा सकता था, लेकिन शायद उससे रटने जैसी बात हो जाती है, आपको ये फील ही नहीं होता कि आखिर ये चल क्या रहा है, आ कहाँ से रहे हैं। अभी आपको बढ़िया समझ में आए होंगे। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की क्लास में क्वेश्चंस के साथ। और भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हालांकि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मान लो सवाल आ गया, केल्विन में बदलो, तो मैं बदलना सिखाऊंगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर ये चीज़ें क्लास में करवा दी हैं बहुत अच्छे से, तो फिर इनके आंसर मुझसे पहले आप दें। और कल जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे। हो सकता है अगर मैं 30 सवाल लाऊं तो 2 सवाल बस आपको नए मिलें, बाकी 28 सवाल हमारे पढ़ाए हुए में से ही होंगे। और वो 2 सवाल क्यों नए होंगे? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि आप चाहे कितनी भी थ्योरी कर लो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते हो भाई। फिर बाकी क्वेश्चन कैसे कवर होते हैं? बाकी 30% बचे हुए क्वेश्चन कवर होते हैं आपके मॉक टेस्ट से और प्रैक्टिस सेट जो हम अपने शुरू करते हैं। तो 30% क्वेश्चन, अब 30% क्वेश्चन थ्योरी से क्यों नहीं होते? क्योंकि 30% क्वेश्चन के चक्कर में अगर हम थ्योरी कराने बैठे तो जिस चैप्टर में 4 दिन लग रहे हैं उसमें 6 दिन लगेंगे। और उनका वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उनको बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी से समझा भी नहीं जा सकता। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनको डायरेक्टली आप प्रैक्टिस से समझ लेते हो। तो अगर 30 में से मान लो 2 सवाल आपसे ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपसे भाई 28 के 28 सवाल ना हो, आपसे चीज़ें ना हो, तो फिर समझ लेना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। इसलिए कल कॉन्फिडेंस से जब भर जाना, अगर मैं जितने भी सवाल कराऊं उसमें से मैक्सिमम 3-4 सवाल आपसे ना हो, बाकी सारे सवाल या मैं बताता चलूंगा कि ये सवाल आपके करने लायक है या नहीं। तो जो आपके करने लायक हैं कम से कम उन्हें तो आप करिए ही, और 95% सवाल आपके ही करने लायक होते हैं। मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ। आशा करूंगा आप रिवाइज करके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।